नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। देखिए, जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई हुई है इस चैनल पर, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की एक और क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, अधिगम रहेगा। याद रखना है कि व्यवहारिक क्षमताओं में या फिर कहे व्यवहार में जो सापेक्ष यानी कि अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है और किसके परिणाम स्वरूप होता है, अभ्यास के और साथ साथ अनुभव के। तो ध्यान रखिएगा, अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य कौन सा है, ये पूछा है। व्यक्तिगत समायोजन करना, सामाजिक व राजनीतिक चेतना जगाना, व्यावहारिक परिवर्तन लाना, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो देखिए, अधिगम के सबसे उपयुक्त की बात करें हम कार्य की, तो वो क्या रहेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाना। कैसा परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और किसके द्वारा, अनुभव व अभ्यास के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना। किस में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना। किसके द्वारा ये परिवर्तन आता है, अनुभव द्वारा और अभ्यास द्वारा। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा सी। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसा परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या स्मृति कहेंगे, सीखना कहेंगे, प्रेरणा कहेंगे या फिर चिंतन कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे सीखना, चाहे कह दे अधिगम। तो ध्यान रखना, अनुभव व अभ्यास द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम या फिर सीखना कहलाता है। आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन करना या फिर व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करना। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं किसकी, सीखने की। और सीखने को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम करना। तो अधिगम की हम बात कर चुके हैं कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिमार्जन कहे या फिर कहे व्यवहार में परिवर्तन। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा सी। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है या फिर योग्यता अटल है। तो देखिए, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त धारणा है, ये पूछा है। तो बात करें कि प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो सोच जो है, ये तो जो धारणा है, ये एकदम गलत है कि हम कहें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो एकदम ही क्या रहेगा, गलत रहेगा। जो असफलता है क्या, कैसी होती है, अनियंत्रित होती है। अगर कोई बालक जो है बार बार असफल हो रहा है और वो कहे कि मेरे हाथ में नहीं है, तो ये तो एकदम गलत सोच है बालक की, कि वो कहे कि ये जो असफलता है, अनियंत्रित है, वो मेरे हाथ में ही नहीं है। इससे क्या होगा कि कोई भी बालक जो असफल हो रहा है वो प्रयास करना ही बंद कर देगा, दोबारा प्रयास ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार की धारणा जो है नहीं होनी चाहिए। बात करें कि योग्यता सुधार्य है, बिल्कुल सही बात है कि जो योग्यता इंसान के पास होती है या किसी भी व्यक्ति के पास, बालक के पास जो भी योग्यता है, उसमें क्या किए जा सकते हैं, उसमें सुधार किए जा सकते हैं।
मानकर चलिए बालक के पास जो बुद्धि है, जो उसकी योग्यता है, सीखने की जो क्षमता है, अगर उसमें जो है सुधार करना चाहे तो उसमें सुधार किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। बालक की जो बुद्धि है उसका जितना ही वो प्रयोग करेगा उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उसकी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो जो बालक के पास योग्यताएं होती है उनमें क्या किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं, ये एकदम सही रहेगा। बात करें कि योग्यता अटल है, तो देखिए इंसान के पास, व्यक्ति के पास जो भी उसके पास योग्यताएं होती है सीखने की, समझने की, जैसे कि बुद्धि, क्या वो अटल होती है? क्या उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है? क्या वो कभी घटती बढ़ती नहीं है? तो हम कहेंगे नहीं, ये गलत बात है। योग्यता जो है वो अटल नहीं होती, स्थिर नहीं होती, उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है, मेहनत करके, अभ्यास करके, प्रयास करके उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। तो योग्यताएं जो है स्थिर नहीं होती, अटल नहीं होती, तो ये भी गलत रहेगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी, कि योग्यता जो होती है वो सुधार्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? किसकी बात हो रही है कि जो सार्थक अधिगम है इसको कौन सी जो है यहाँ पर बढ़ावा देती है? कथन में हमारे पास है जो है ऑप्शन हमारे पास है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए बात किसकी हो रही है? सार्थक अधिगम की हो रही है कि सार्थक अधिगम को कौन बढ़ावा देता है। तो शारीरिक दंड तो हम पहले ही कट कर देंगे, क्योंकि ये तो जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो बिना देखे ही कट कर देना है। सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर बालक एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके जो है सीखते हैं, ज्ञान को जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। बच्चे जब एक दूसरे से बातचीत करके, चर्चाएं करके सीखते हैं, सहयोग करते हुए सीखते हैं एक दूसरे का, तो क्या होता है, समस्या समाधान जल्दी करते हैं, उनके ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ये क्या है, एक सार्थक अधिगम का जो है उदाहरण है। बात करें सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो बिल्कुल सही बात है, बालक का जो है सतत और समग्र मूल्यांकन जो है किया जाना चाहिए। ये भी किसमें, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। बात करें निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो ये बालक का जो है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, ना ही बालक को जो है शारीरिक दंड देना चाहिए। यहाँ पर दो बातें गलत रहेगी, दो सही रहेगी। तो देखिए सही है हमारा सेकंड और थर्ड, आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट हम बात करें, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब जो है बालकों का अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल दिया जाए। देखिए क्या कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल दिया जाए, केवल और केवल इन पर ही बल दिया जाए? तो बिल्कुल नहीं, केवल इन पर बल नहीं देना है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, बिल्कुल सही। अगर बालकों का क्या, संज्ञानात्मक पक्ष पर, विकास पर, साथ में उसका जो है भावनात्मक विकास पर, साथ में ही मनोचालक जो पक्ष है इनके विकास पर बल देना चाहिए, तभी जो है अधिगम सबसे अधिक सर्वाधिक प्रभावशाली रहेगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी तब जो है अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, बिल्कुल नहीं। एकाधिकारवादी शिक्षण जो व्यवस्था होगी तो हमारा जो है अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। देखिए यहाँ पर शब्द है, बालक निष्क्रिय होकर नहीं सीखते, बालक सक्रिय रूप से सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? यानी कि तीन इनमें से अधिगम की विशेषता दी हुई है, एक नहीं है, उसको पहचानना है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की जो है अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो देखिए अधिगम जो है एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अभी जो है आपके सामने कोई टारगेट होगा, कोई लक्ष्य होगा, तभी तो आप ये क्लास देख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम प्राणी की क्या है? अभिवृद्धि है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, इसकी हम बात कर चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। देखिए अधिगम का जो अवलोकन है वो प्रत्यक्ष रूप से कैसे किया जा सकता है, जबकि अधिगम यानी कि सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। आप अभी जो सीख रहे हैं, क्या मैं आपके मन में झांके बता सकती हूँ कि आपने कितना सीखा, किस प्रकार से सीखा? तो अधिगम जो है मानसिक प्रक्रिया है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन नहीं कर सकते हैं। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अधिगम के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उसका जो है अवलोकन किया जाता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम जो है समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है। तो देखिए अधिगम क्या है? परिपक्वता है, बिल्कुल सही। अधिगम क्या है? विकास है, बिल्कुल सही। अधिगम क्या है? समायोजन है, अधिगम के द्वारा ही बालक अपने पर्यावरण के साथ, आसपास के लोगों के साथ समायोजन स्थापित कर पाता है। लेकिन अधिगम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। देखिए सिर्फ जहां पर आ गया है ये गलत रहेगा, क्योंकि अधिगम ज्ञान प्राप्ति तो है लेकिन सिर्फ केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अधिगम विकास भी है, परिपक्वता भी है, समायोजन भी है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? बी रहेगा। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए अधिगम के लिए उपयुक्त सभी यानी कि ये सभी आवश्यक है। स्व अनुभव का मतलब होता है खुद करके देखना, खुद करना, यानी कि स्वयं से अनुभव करना, और ये अधिगम के लिए आवश्यक होता है। साथ में ही बात करें स्वचिंतन यानी कि स्वयं सोचना, स्वयं सोचना या फिर चिंतन करना, चिंतन करना। जब कोई व्यक्ति या बालक खुद सोचता है, गहराई से सोचता है, स्वयं चिंतन करता है, तो उसकी समझ का विकास होता है और नई नई बातें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर जरूरी रहेगा क्या? स्व अनुभव भी, स्व चिंतन भी। साथ में बात करें स्व क्रिया की यानी कि करके सीखना, करके सीखना, स्वयं करके सीखना, करके सीखना, यानी कि स्वयं करके सीखना भी क्या है? अधिगम के लिए आवश्यक है। मानकर चलिए आपको साइकिल चलानी सीखनी है, क्या आप बुक में पढ़कर साइकिल चलाना सीख सकते हैं? नहीं। जब तक आप जो है प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, स्वयं जो है साइकिल को चलाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो अधिगम के लिए स्व अनुभव आवश्यक है, स्व चिंतन भी आवश्यक है और स्व क्रिया भी। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए चलना, भागना, फेंकना ये तो क्या है? एक शारीरिक क्रियाएं है जो बालक जो है स्वयं ही सीखता है। इनके लिए कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, बालक में परिपक्वता आती जाती है और ये सारे कार्य करना सीखता है बालक। तो ये तो यहाँ पर गलत रहेगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना ये क्या है? एक स्वाभाविक सी क्रिया है। ये तो जानवर के सामने आप भोजन रख देंगे तो वो भी यही करेगा, लार उसके मुंह में आएगी। तो इसे हम जो है अधिगम नहीं कहेंगे। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, आंसर रहेगा हमारा सही ये ए। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अधिगम क्या है? अपेक्षाकृत व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो परिमार्जन होता है, वही अधिगम है। तो बालक ने क्या सीखा? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना सीखा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ये एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो देखिए बात करें हम, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। यानी कि हमने कोई गलत चीज़ें सीखी हुई है या फिर जो चीज़ें सीखी हुई है वो अनुपयोगी हो गई है
और जब हम कुछ नए तरीके से सीखते हैं, नए ज्ञान में जब पुराना ज्ञान को हम भूल जाते हैं और नया ज्ञान सीखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनअधिगम कहते हैं। जैसे कि आपने टाइपिंग मशीन पर जो है टाइपिंग करना सीखा और फिर बाद में आप कंप्यूटर पर जो है कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, तो पहले आप जो टाइपिंग मशीन पर कर रहे थे टाइपिंग, अगर उसका ही उपयोग जो है कंप्यूटर वाले कीबोर्ड पर करेंगे तो गलतियां होना संभव है। तो आप जो है पहले ज्ञान को भुलाना पड़ेगा आपको, तभी जो है आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर पाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनअधिगम कहते हैं। ये भी क्या है? अधिगम की जो है एक प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही है। सीखना जो है लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल सही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई लक्ष्य, गोल होता है, तभी हम जो है सीखना करते हैं। आपका अभी भी कोई लक्ष्य होगा तभी आप जो है ये अधिगम कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। तो सीखना क्या है? लक्ष्य उन्मुखी होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता रहता है। मनुष्य कुछ ना कुछ अपने अनुभव से सीखता रहता है। तो सीखना क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? एक व्यापक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, देखिए यहाँ पर क्या आ गया है कि एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। सीखने के स्थान अलग अलग होते हैं। बालक जो है परिवार में भी रहकर सीखता है, अपने माहौल में, अपने वातावरण में, मोहल्ले पड़ोस में, मित्रों के साथ बातचीत के माध्यम से भी सीखता है। तो ये गलत रहेगा, यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार। तो बात किसकी हो रही है कि शिशु के अधिगम में जो है सहायता नहीं मिलती है, किस एक से? तो देखिए बालक किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है अपने माता पिता को देखकर ही सीखता है। तो अनुकरण के जो द्वारा है बालक के सीखने में सहायता मिलती है। बात करें अभिप्रेरणा की, तो बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा ही एक ऐसा कारक है जो बालक को सीखने के लिए क्या करता है? तैयार करता है, अभिप्रेरित करता है। तो ये भी क्या करता है? एक शिशु को अधिगम करने में सहायक है। बात करें स्कूल का बस्ता और पुरस्कार, देखिए पुरस्कार किसका रूप है? अभिप्रेरणा का ही रूप है। अभिप्रेरणा के रूप में ही पुरस्कार कार्य करता है। आप किसी बालक को पुरस्कार दे देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो बालक क्या होगा? अभिप्रेरित होगा सीखने के लिए। लेकिन जो स्कूल का बस्ता है ये जो है बालक के अधिगम में किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण, शिक्षण से या फिर राष्ट्रीयता से। तो देखिए अधिगम जो क्षमता है यानी कि सीखने की क्षमता या योग्यता, सीखने की क्षमता या फिर योग्यता, ये किससे प्रभावित नहीं होती है? बात करें आनुवांशिकता की, तो माता पिता से जो जीन प्राप्त होते हैं, जीन प्राप्त होते हैं, वो भी क्या करते हैं? हमारी अधिगम यानी कि अधिगम की जो क्षमता है यानी कि जो सीखने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। साथ में ही बात करें वातावरण की, तो बिल्कुल सही बात है, वातावरण भी बालक के सीखने की क्षमताओं को, योग्यताओं को प्रभावित करता है। साथ में ही बात करें प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की और शिक्षण की, तो ये भी क्या करते हैं? बालक के सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अच्छा प्रशिक्षण और शिक्षण बालक को दिया जाएगा तो जो उसकी सीखने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन बात करें राष्ट्रीयता की, देखिए व्यक्ति किसी भी देश का जो है नागरिक हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सीखने की क्षमताओं योग्यताओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक हो। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है राष्ट्रीयता से। तो आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो देखिए जो सीखना है वो जो बालक का सीखना है और बालक के जो संवेग है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। याद रखना
बालक का सीखना और उसके संवेग जो है एक दूसरे से गहराई से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर बालक अगर क्या होगा, देखिए अगर बालक खुश होगा, खुश मिजाज होगा, उत्साहित होगा, तो उसका सीखना क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर बालक दुखी होगा तो क्या होगा, उसका सीखना कम होगा। दुख क्या है, संवेग है, खुशी क्या है, संवेग है। तो सीखना जो है संवेगों से प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, बालक के जो संवेग है वो उसके सीखने को प्रभावित करते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। तो देखिए ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास पसंद आए, अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।